वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ एमबीए थर्ड सेम। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज यूनिट सेकंड के अंदर लेक्चर 16 जो है उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है मर्चेंट बैंकिंग। यहाँ पे हम मर्चेंट बैंकिंग की बात करेंगे, मर्चेंट बैंकिंग के रोल की बात करेंगे, इशू मैनेजमेंट की बात करेंगे, मर्चेंट बैंकिंग की जो फंक्शन है, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टाइप के फंक्शन मर्चेंट बैंकर जो है वो करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग की इंडिया के अंदर क्या मीनिंग है, इंडिया के बाहर मर्चेंट बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है। इन सारी चीज़ों का आंसर हम इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, जब हम मर्चेंट की बात करते हैं तो मर्चेंट का मतलब ये हुआ हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो एक बड़े लेवल पर क्या कर रहा है, बैंकिंग का काम कर रहा है। बड़े लेवल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता हो। और ये जो बैंकिंग होती है ये नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ऑल्सो आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी हम क्या करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा हो कि जब हम किसी कंपनी के फंड रेज की बात करते हैं तो फंड रेज कंपनी कैसे करती हैं, उनको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, फंड रेज का टाइमिंग क्या रहेगा, फंड रेज कैसे करना है, फंड रेज के अंदर किस कैपिटल का कितना कॉम्बिनेशंस रहेगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे फंड रेज करते समय फ़ंड की गारंटी होगी कि फ़ंड पूरा जो है अरेंज हो जाएगा, कहीं फ़ंड रेज का जो प्रोसेस है वो अपना फेल नहीं हो जाए। तो इन सभी कामों के लिए हम किसकी बात करते हैं, हम मर्चेंट बैंकिंग की बात करते हैं। तो जब हम मर्चेंट बैंकिंग की बात करते हैं तो मर्चेंट बैंकिंग की मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो मर्चेंट बैंकिंग की हिस्ट्री यदि हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर मर्चेंट बैंकर को हम इन्वेस्टर बैंकर भी बोलते हैं। यूएस के अंदर मर्चेंट बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साथ हम क्या बोलते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हैंडल करते हैं वो हम यूएस में बात करते हैं। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मर्चेंट बैंकिंग हम किसको बोलते हैं, हम इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी की जाती है। इशू मैनेजमेंट मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी फ़ंड रेज कर रही है तो उसने प्रोस्पेक्ट बनाना है, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन मनी रहेगा, कितना अलॉटमेंट मनी रहेगा, प्रोस्पेक्ट्स को डिज़ाइन करना, इन सब चीज़ों में मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, इंडिया के अंदर हेल्प करते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि मर्चेंट बैंक जो है एक बड़े लेवल पर फंड रेज करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। और मर्चेंट बैंकर जब हम इंडिया में बात करते हैं तो हम मर्चेंट बैंकर के अंदर बॉडी कॉरपोरेट की बात करते हैं जो इशू मैनेजमेंट की एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। मर्चेंट बैंकर आ रहे body corporate who carry on an activity of a issue management which consists of preparing prospects and other information relating to issue। ये हमने इंडिया में बात की। और यूएस के अंदर हमने बात की थी कि मर्चेंट बैंक को हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है उनको फ़ंड रेजिंग में हेल्प करते हैं। और ब्रिटेन के अंदर जो है हम इसको मर्चेंट बैंकर को हम इन्वेस्टमेंट बैंकर दोनों को सिमिलर मानते हैं। हम जब मीनिंग डेफिनेशन की बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि मर्चेंट बैंकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एक तरीके से जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एडवाइस करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को, उन इंडिविजुअल को जिनको अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अमाउंट रिक्वायर है। आपको याद हो जब आप सेकंड सेम में थे तो वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप वर्ड पढ़ते थे, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू हम फंड रेज करते हैं उसमें मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो मर्चेंट बैंक एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एडवाइजरी या स्पेशलिस्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम फंड रेज करें, कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं, अदर बैंकिंग सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं। अब हम समझते हैं कि मर्चेंट बैंकर को यदि हम वन सेंटेंस में लिखें तो क्या लिखें, तो मर्चेंट बैंकर असिस्ट इन रेजिंग कैपिटल एंड एडवाइजिंग ऑन रिलेटेड इशू। ये रेजिंग कैपिटल को रेज करना और उससे रिलेटेड इशू में जो हमें एडवाइस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंकर बोलते हैं। यदि हम फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड के अंदर हम इनको नॉन फंड बोलते हैं। इसके अंदर जो मर्चेंट बैंकर है उसका कोई फंड इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे प्रोजेक्ट काउंसलिंग की यदि हम बात करें, प्रोजेक्ट काउंसलिंग के अंदर वो हमें हेल्प करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी के अंदर क्या है आपका लोन के अंदर क्रेडिट सिंडिकेशंस की हम बात करेंगे। फिर हम इशू मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये आपके सर्विस बेस्ड फंक्शन है, नॉन फंड फंक्शन है। फिर हम कॉर्पोरेट काउंसलिंग की हम बात करेंगे सर्विस बेस्ड फंक्शंस के अंदर। और फिर अपना जो आएगा वो आएगा अपना जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो हमने पहले भी बोला था कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है, स्टॉक ब्रोकिंग में, डीलरशिप में भी हेल्प करता है, वेंचर
जॉइंट वेंचर एब्रोड में भी हेल्प करता है, एज ए डिवेंचर ट्रस्टी भी हेल्प करता है। ये सब आपके सर्विस बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड थे, इनमें फ़ंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और जब हम आते हैं पार्ट सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से फंड बेस्ड फंक्शन। फंड बेस्ड फंक्शन के अंदर हम उन फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं जहाँ आपके फ़ंड का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे बिल डिस्काउंटिंग है, वेंचर कैपिटल है आपका, ब्रॉट आउट डील है, और लीज एंड हायर परचेस है, फैक्टोरिंग है। इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर देखते हैं, अंडर राइटिंग है, इनको हम फंड बेस्ड के अंदर हम देखते हैं। इनको नॉन सर्विस भी हम बोलते हैं। अब हम इन्हें समझते हैं वन बाय वन कि जो अपने सर्विस फंक्शंस थे मर्चेंट बैंकिंग के, वो क्या क्या हैं, उनके अंदर हम क्या क्या जो अपने कीवर्ड हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है, और हमारा जो फंड बेस है उसमें किसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पार्ट 1 जो है, जिसका टाइटल क्या है आपका, बोलो बच्चों, इसका टाइटल है आपका मर्चेंट बैंकिंग का सर्विस बेस्ड फंक्शन। तो प्रोजेक्ट काउंसलिंग की हम बात करें। प्रोजेक्ट काउंसलिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी जो भी प्रोजेक्ट, जो भी असाइनमेंट पूरा करने जा रही है, उसके लिए उसको प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। प्रोजेक्ट काउंसलिंग के अंदर ये देखना होगा कि किस स्टेज पर हैं हम, प्रोजेक्ट हमारा एक्सपेंशन में है ना, तो उसके लिए हमें और फंड रिक्वायर होगा। यदि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ का, तो हमें एडिशनल फ़ंड रिक्वायर होगा। उस फंड के लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। देखो, फंड्स की रिक्वायरमेंट जानने के लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि कितना फ़ंड रिक्वायर होगा। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो फ़ंड हमने गवर्नमेंट से लिया है, कहीं गवर्नमेंट की सब्सिडी या फॉरेन कोलोब्रेशन तो नहीं है, फॉरेन से हमें जो पैसा मिल रहा है। और फिर हम ये देखेंगे कि हमें जो फंड्स अरेंज करना है टोटल, जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, या गवर्नमेंट से है, या फिर सेल्फ है, उनको हम क्या करेंगे, फ़ंड्स को रेज करेंगे। तो उसमें भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो कुल मिला के हम ये देखें कि प्रोजेक्ट काउंसलिंग के अंदर हमें जो आगे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट हमें करना है, गवर्नमेंट कितना दे रही है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट कितना दे रही है, उन सब चीज़ों को हमें इसमें लिखना है। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट सिंडिकेशन। क्रेडिट सिंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि क्रेडिट प्रोक्योरमेंट सर्विस। क्रेडिट प्रोक्योरमेंट का मतलब ये हुआ कि वही हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिट के प्रोक्योरमेंट की हम बात करेंगे। जब हम नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट सिंडिकेशंस के लिए, क्रेडिट प्रोक्योरमेंट के लिए एक एप्लीकेशंस हमें देनी होगी, और उसमें हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेनी होगी। और हमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारी एप्लीकेशंस के बेस पर हमें जो है फ़ंड प्रोवाइड करेगा, हमें फ़ंड असिस्ट करेगा, और वो कहीं ना कहीं हमें फ़ंड रेज करने के बाद भी हमें क्या करेगा, अपनी एडवाइजरी सर्विस देगा, ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स जो पूरी हो सकें, हम जो है बिजनेस के अंदर उनको लोन का पेमेंट टाइम पे कर सकें। तो वो आता है क्रेडिट सिंडिकेशन। फिर आता है इशू मैनेजमेंट। जब मैंने आपको मर्चेंट बैंकिंग का लेक्चर लिखा था, तो उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा था फंक्शन के अंदर इशू मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इशू मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मर्चेंट बैंकर जब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो आपका वेंचर कैपिटल जो अपना फंड बेस्ड है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट इक्विटी से इकट्ठा करने जा रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, जिससे भी इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो पहले उसका हमें एक रेशियो ध्यान रखना है। जैसे आपको याद हो, हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट्स इक्विटी का रेशियो रखते थे कि कितना पैसा हमें लेना है, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितने टाइम के बाद हम उस अमाउंट को पे कर सकते हैं, हमें कितना पैसा जो है हमें सिक्योरिटीज़ जो है मार्केट प्राइस पे चाहिए या बुक वैल्यू पर चाहिए, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। हमें न्यू इशू से करना है या राइट इशू से करना है, इसका हम डिसीजन लेंगे। हमें इसके लिए एडवाइस चाहिए होती है ब्रोकर की, बैंकर की, तो वो आपके पब्लिक इशू के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है, वहाँ एडवाइस की जाती है, वहाँ टर्म्स फिक्स किया जाता है, वहाँ एक बजट बनाया जाता है, और बजट्स के रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स वगैरह, लेटर ऑफ ऑफर जो है वो अप्रूव किए जाते हैं, और उसके बेस पर ही हम आगे का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करके फ़ंड को जो है रेस करते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि टाइमली फंड्स का जो है कलेक्शन हो, टाइमली पेमेंट हो। तो उसके अंदर हम अंडर राइटर की, ब्रोकर की, स्टॉक एक्सचेंज की, इन सब की हेल्प लेते हैं। तो इशू मैनेजमेंट के अंदर हम प्री पोस्ट दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट काउंसलिंग की यदि हम बात करें, तो ये जो एक्टिविटी है मर्चेंट बैंकिंग की, एडवाइजरी की है, फंड रेजिंग की है, तो क्या ये इंडिविजुअली हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये इंडिविजुअली नहीं हो सकती। इसके अंदर मोर देन 2 और मोर पर्सन जो है मिलेंगे, और वो
जो है मिलके काउंसलिंग करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग बोलते हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है क्या उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, तो वहाँ हम हेल्प ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन की हेल्प ले सकते हैं, या सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज जो हैं उसका एक 1985 में आया था, उसकी हेल्प ले सकते हैं। और हम मॉनिटरिंग करेंगे कि उस रिकन्स्ट्रक्शन के बाद, उस रिहेबिलिटेशन के बाद रीडेवलपमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। हम असेट्स के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हमारी असेट्स लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करके हम चेक करेंगे। और वहाँ पे हमें कोई भी असेट्स को यदि सेल आउट करके हमें कोई अमाउंट जो है रेस करना है, या फिर आगे हमें एक्विजिशंस करना है, जो भी हम एक्सपेंशन का जो है फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, होस्टाइल है, जो भी मोड ऑफ एक्विजिशंस है वो हम डिसाइड करेंगे। तो उसमें हमें क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस क्या करती है, हेल्प करती है। यहाँ पे हम देखें लिवरेज बाय आउट के अंदर हम ये देखते हैं, इसके अंदर हम बोरो फंड डेट्स को हम ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट बाय आउट्स के अंदर हम देखें तो वहाँ हम ओन इक्विटी को हम ज़्यादा रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें पहले डिफाइन करना है कि हमें LBO करना है या फिर MBO करना है, फिर रिस्ट्रक्चरिंग का पैटर्न साइज डिसाइड करने के बाद हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली मेंटेन रखनी है, ताकि वो हमें नेक्स्ट टाइम फंड रेज करने में भी क्या करें, हेल्प करें। जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं हम ये बात करते हैं कि जो पैसा हम कहीं लगाने जा रहे हैं उसका इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए कि हमारे रिस्क क्या हो, कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमें कौन सी जो है सिक्योरिटी सेल करनी है या बाय करनी है, कौन सी सिक्योरिटी से फंड रेज करना है, हमें इन्वेस्टमेंट की कॉम्बिनेशंस क्या रखनी है, उन सब चीज़ों में हमें पोर्टफोलियो के अंदर परचेज, रिटर्न लेवल, री इन्वेस्टमेंट, इन सब में हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। स्टॉक ब्रोकिंग लीडरशिप तो ज़रूरी है, ये आपको पता है कि जो भी हम फंड रेज करते हैं इशू मैनेजमेंट के अंदर, वो हम स्टॉक ब्रोकर की एडवाइस से, डीलर्स की एडवाइस से ही करते हैं। और यदि हम फॉरेन के अंदर कोई फंड रेज करने जा रहे हैं या कोई हम इस तरीके का वेंचर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जॉइंट वेंचर अब्रोड भी हमें देखना होगा। और जब हमारा फोकस ट्रेडिंग ऑन डेट्स पे है, तो हम जो है डिवेंचर की जो ट्रस्टशिप है, डिवेंचर्स को जो जैसे हम मानते हैं उनकी बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए फंड अरेंजमेंट की जो रोल रहता है, हमें उसको समझना है। डिवेंचर सर्टिफिकेट टाइमली उनको इशू करने हैं, टाइमली उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है। ये अपना सर्विस बेस्ड फंक्शंस थे। अब हम देखेंगे फंड बेस्ड फंक्शन। जैसे बिल डिस्काउंटिंग की हम बात करें कि हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, लेकिन हमने उस बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट पर 100 रुपये का बिल था, उसका हमने मान लीजिए आफ्टर 3 मंथ है, हमने 10% पे डिस्काउंट करके पैसा दे दिया, तो हमारी 10% क्या होगी, एक तरीके से अर्निंग हो गई। पर यहाँ पे हमें जो 90% पैसा लगाना होगा, तो वो बिल डिस्काउंटिंग के अंदर हमें अपने फंड का इन्वॉल्वमेंट करना होता है, इसलिए उसको फंड बेस्ड फंक्शंस बोलते हैं। वेंचर कैपिटल की यदि हम बात करते हैं, तो वेंचर आपको पता ही है कि जल्दी से जल्दी बिजनेस की ग्रोथ को चाहता है, जो है हाई रिस्क लेना चाहता है, और वो क्या करता है कि एक वेंचर से दूसरे वेंचर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जब वेंचर कैपिटल जाता है तो प्राइवेट इक्विटी आती है, तो वेंचर कैपिटल के अंदर भी हम फंड्स को एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, फंड दे सकते हैं। ब्रोट आउट डील हमने पहले पढ़ाई था कि ऐसी डील्स जो मर्चेंट बैंकर्स हमें हेल्प करते हैं, पब्लिक की इशू की हेल्प से हम क्या करते हैं, उन डील्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं, शेयर्स को इशू करके। और ये बोट आउट डील रहती हैं, इसके अंदर हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, जॉइंटली भी कर सकते हैं जो डील्स होती हैं, पर इसके अंदर भी रिस्क का हाईली इन्वॉल्वमेंट होता है, हाई रिस्क रहती है इसके अंदर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है लीज फाइनेंसिंग हम पढ़ेंगे। जब हम लीजिंग के अंदर ये देखेंगे कि हैवी मशीनरी इक्विपमेंट के जो ओनर होते हैं, लेसर जिनको बोला जाता है, वो मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पे होते हैं। मर्चेंट बैंकर जो लेसी यूज़र को असेट्स को लीज रेंटल के बदले में रेंट पे देते हैं। और फाइनेंस लीज के अंदर वो असेट्स की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसके पास, वो लोग लेसर से लेसी के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो असेस्ट की जो फाइनेंस लीज रहती है उसके अंदर असेट्स की जो लाइफ है मोर देन उसकी लाइफ का मैक्सिमम उसकी लाइफ का क्या लीज टर्म्स रहता है। फिर हम बात करेंगे हायर परचेज की। हायर परचेज जो रहती है वो कंज्यूमर गुड्स की होती है। वहाँ पे मर्चेंट बैंकर एज ए हायर परचेजर जो है वो हायर सेलर को वो चीज़ें जो करते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, उसकी फाइनेंसिंग करते हैं, वो भी उनको मैनेजमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर हम
देखते हैं फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग की यदि हम बात करें तो फैक्टोरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि एज ए फाइनेंसर फैक्टर क्या करता है, वो बुक डेट्स जो हैं वो सेलर के बुक डेट्स को परचेज करता है, अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स को परचेज करता है क्रेडिट सेल्स के बेस पर, उसका वैल्यूशंस करता है, उसकी असेट्स को बाय करने का रिस्क बियर करता है और वो उसको फंड प्रोवाइड कराता है। और जब ये जो फंड उसको रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर क्या है, फ़ी या कमीशन चार्ज करता है। तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर एज ए फैक्टर भी क्या करता है, फाइनेंसर बन के जो अर्निंग कर सकता है। फिर हम देखते हैं अंडरराइटिंग की। अंडरराइटिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि पब्लिक के केस में 90% शेयर की एप्लीकेशन आनी ज़रूरी है। जब मैंने आपको मर्चेंट बैंकिंग की मीनिंग बता रहा था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि गवर्नमेंट जब फंड रेज करती है तो पैसा नहीं मिलता है, लेस देन 90% मिलता है, तो उनको फंड जो रेज करना था वो फेल नहीं हो जाए, तो इसकी रिस्क जो ग्रुप ऑफ पर्सन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर बोलते हैं। तो अंडरराइटर क्या करते हैं, अंडरराइटर हमें हेल्प करते हैं, किसमें, फंड को रेज करने में हेल्प करते हैं। वो अंडरराइटिंग कमीशन के बदले हमारी रिस्क लेते हैं शेयर्स की, वो हमारे शेयर्स का कुछ परसेंटेज जो है लेते हैं और गारंटी देते हैं कि वो हमारे इशू में हेल्प करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने मर्चेंट बैंकिंग और उसके फंक्शंस को पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक्स।